रेस्पेक्टेड यूट्यूब व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे इस्तदवा है, रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज कैपिटल। ये जो ज्ञान है, ये जो इल्म है, यही पूंजी है। और हमारे इस चैनल का यही मकसद है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान, ज्यादा से ज्यादा इल्म लोगों तक पहुंचती रहे, लोगों को जानकारी मिलती रहे। आज सारी दुनिया इजराइल और हमास के बीच जंग देख रही है। और यह जंग जो 7 अक्टूबर को शुरू हुई, ये 1 साल बीत गया और लगातार ये जंग चल रही है। और इस जंग का दायरा बढ़ता चला जा रहा है, दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है। यह जंग हमास से और इजराइल के बीच शुरू होकर लेबनान तक इसकी आग पहुंच चुकी है। और एक तरफ हुती जो यमन में हैं, वहां तक बॉम्बार्डिंग हो रही है और हुती भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। इसके साथ ही साथ इराक में जो रेजिस्टेंस फोर्स हैं, वहां से भी इजराइल पे हमला हो रहा है। ईरान ने भी हमला किया है और दिन ब दिन ये एक तरह से वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ पहुंच रही है। यह बहुत ही संगीन मामला है और दुनिया के जो लोग हैं वो इस बात पर सोचने के लिए मजबूर हैं कि क्या कैपिटलिज्म, क्या कॉरपोरेट, क्या मार्केट की ये गला काट प्रतियोगिता, क्या इस अर्थ प्लेनेट को नष्ट कर देगी? ये जो पृथ्वी है इसको नष्ट कर देगी? क्या अगर इसी तरह से हमारी लालच, हिंसा बढ़ती गई, इसी तरह हम अगर मार्केट पर कब्जा करने के लिए एक के बाद एक मुल्कों पर हमला करते रहें, जंग करते रहें, और ये हथियार के सौदागर, ये जो मर्चेंट हैं, ये हथियार बेचते रहें, प्रॉफिट लेते रहें और बच्चे मरते रहें, औरतें मरती रहें, लोग बेवा होते रहें, यतीम होते रहें, और यह दिखाया जाए कि साहब इस कंट्री ने इतने करोड़ डॉलर का हथियार बेच दिया, इस कंट्री ने इतने मिलियन डॉलर का हथियार बेच दिया, और वो अपना सेंसेक्स हथियार की मार्केट का दिखा रहे हैं कि हमने इतने हथियार बेचे, इतने मिलियन डॉलर के, इतने ट्रिलियन डॉलर के। मगर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये दुनिया की आवाम, दुनिया की जनता देख रही है कि मारे निर्दोष लोग भी जा रहे हैं, पब्लिक जा रही है, बच्चे जा रहे हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब हुई, पहली वर्ल्ड वॉर विश्व युद्ध हुआ, तो वो भी मार्केट को लेकर हुआ। इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में जो मार्केट पर कब्जा करने की जो प्रतियोगिता चली, उस वर्ल्ड वॉर ने करोड़ों लोगों की हत्या कर दिया, करोड़ों लोग उससे प्रभावित हुए। मगर इसके बाद भी सबक न सीखते हुए वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई और द्वितीय वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध में नतीजा यह हुआ कि उसमें भी करोड़ों लोग मारे गए। और यहां तक के जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिराया गया अमेरिका के द्वारा और पूरा का पूरा शहर जलकर राख हो गया, लाखों लाख लोग मारे गए। क्या ये जो पॉलिटिकल लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, ये इन सब चीजों के परे हैं? ये बेलगाम हैं, इनके ऊपर कोई लगाम नहीं है। ये जब चाहे युद्ध छेड़ दें, हथियारों की बिक्री करें और पूरा का पूरा शहर का शहर, गांव का गांव आग की लपटों में घिर जाए। यह सोचने का समय है और कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर
को डेवलप करने का समय है कि हम विश्व की एक सोच डेवलप करें कि हमें युद्ध नहीं, हमको शांति चाहिए। हमको युद्ध नहीं, विनाश नहीं, हमको समृद्धि चाहिए, हमको विकास चाहिए, हमको एजुकेशन चाहिए, हमको साफ पानी पीने का चाहिए, हमको साफ सिस्टम चाहिए, फ्री एंड फेयर जुडिशियल सिस्टम चाहिए, हमको न्याय चाहिए। दुनिया की जो आवाम है, दुनिया की जनता है, द पीपुल्स ऑफ द वर्ल्ड इज अवेटिंग फॉर जस्टिस, फ्री एंड फेयर जस्टिस। एक बार नारा दिया गया ग्लोबल विलेज का, मगर वो ग्लोबल विलेज की थॉट कहां गई? जेलेंस्की ने नाटो में शामिल होने की जिद किया और उसका नतीजा यह निकला कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। अमेरिका और यूरोप ने जेलेंस्की को मोटिवेट किया, उसको उकसाया, एक्साइट किया, इंसाइट किया, मिसलेड किया और जेलेंस्की ने नाटो में शामिल होने के लिए बात किया, जिद पकड़ा। उसका नतीजा हुआ कि रूस ने अपने सिक्योरिटी की बात करते हुए यूक्रेन पर हमला कर दिया। वो यूक्रेन जो इतना डेवलप था, वो यूक्रेन जहां बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे, जहां इतना साइंटिफिक टेम्परामेंट था, डेवलप्ड सिटी थे, सब तबाह होकर खंडार बन गए। कौन इसके पीछे है, कौन जिम्मेदार है और कौन अबेटर है, यह दुनिया को समझना होगा। दुनिया के जो इंटेलेक्चुअल क्लास हैं, जो रिसर्चर हैं, उनको सोचना होगा कि आखिर रूस और यूक्रेन की जंग में अबेटर का रोल किसने प्ले किया, कितनी बड़ी तबाह हुई। नतीजा क्या हुआ कि यूक्रेन तबाही के दहाने पर खड़ा हुआ है और रूस में भी कितना भारी नुकसान रशिया को हुआ है और कितने लोग मारे गए। और इसी बीच जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी और बड़ी सोची समझी साजिश के तहत यूक्रेन और रशिया वार से ध्यान हटाने के लिए हमास के जरिए इजराइल पर हमला करा दिया गया 7 अक्टूबर 2023 को। और उस हमले में काफी जो ज़ायोनिस्ट थे, जो ज्यूस थे, जो बच्चे थे, औरतें थी, वो मारी गईं। और उसके बाद ये जंग की शुरुआत हुई। इस जंग के पीछे भी जो हथियार के सौदागर हैं, जो मानव रक्तों के और उनके कटकर उड़ते हुए मानव के मांस पे ठाका लगाने वाले और अपने सेंसेक्स को ऊपर देखने वाले और जान टकराने वाले लोग उनके पीछे हैं, जो सिर्फ हथियार की बिक्री पर उनका मिजाज है, उनकी सोच है, उनकी सेंट्रलाइजेशन उनकी इस बात पर है कि उनके हथियार कितने बिके। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कितने बच्चे मारे जा रहे हैं, कितनी औरतें मारी जा रही हैं, कितनी तबाही हो रही है। उनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि वो कितने खतरनाक हथियार बेच रहे हैं और वो हथियार कितने निशाने पर लग रहे हैं और कितने अचूक हैं, कितना विध्वंस कर रहे हैं। वो उस पर ताली बजाते हैं, क्लैपिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं। जो ये दुनिया की आवाम है, जो ये दुनिया के लोग हैं, दुनिया की आवाम है, जो युवा है, खास तौर से जो स्टूडेंट हैं, जो वार के अगेंस्ट हैं, उन्हें इस पर सोचना होगा। और यह हमास और इजराइल की लड़ाई के पीछे जिस तरह यूक्रेन का नाटो में सदस्यता ग्रहण करने का जो उसका फैसला था और उसने इतनी बड़ी जंग कर दिया, जिस तरह चाइना और पाकिस्तान के बीच में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो ये चला कॉरिडोर,
इस कॉरिडोर के साथ ही साथ जो एक मार्केट में हलचल हुई और एक और कॉरिडोर बनाने की बात हुई, जिसमें यह हुआ कि इंडिया, ईरान, सऊदी अरब और यह होते हुए यह कॉरिडोर यूरोप तक जाएगा। तो जैसे ही यह कॉरिडोर बनाने की बात हुई और यह एक तरह से प्रपोजल आया, इस प्रपोजल को कोलैप्स करने के लिए, खत्म करने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत यह हमला इजराइल पर करा दिया गया और इजराइल पर हमला हो गया। इसका नतीजा यह हुआ कि यह जो कॉरिडोर बनने की बातचीत चल रही थी, यह कॉरिडोर की जो बात थी यह पोस्टपोन हो गई और जो इस्लामिक वर्ल्ड थे वो एक तरह से एंटी इजराइल, एंटी अमेरिका होने लगे। और ये एंटी इजराइल और एंटी अमेरिका होने लगे तो जो कॉरिडोर की बात थी, जो प्रपोजल था, वो प्रपोजल पोस्टपोन हो गया। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि चूंकि ईरान एक मजबूत न्यूक्लियर पावर की तरफ बढ़ रहा है और इस बात की आशंका है कि ईरान न्यूक्लियर पावर ना हो जाए, तो इसलिए भी इस तरह की एक ट्रैप किया गया कि इजराइल और फिलिस्तीन और इजराइल और हमास और इजराइल और ईरान के बीच में जंग करा दिया जाए कि जिस तरह अमेरिका ने इराक को तबाह कर दिया, उसी तरह अमेरिका और इजराइल और यूरोप मिलकर ईरान को तबाह कर दें, ईरान पे बमबारी करें और ईरान के जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उसको तबाह कर दें, उसकी इकोनॉमी को तबाह कर दें। एक ये भी ट्रैप है जो ट्रैप चल रहा है। तो ये सारी की सारी जो पॉलिसी और जो युद्ध चल रहे हैं, ये युद्ध सिर्फ इस बात के लिए चल रहे हैं कि कौन किसके साथ है, कौन किसके ग्रुप में है। ये जो ग्रुपिज्म है वर्ल्ड की, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो कोल्ड वॉर चल रही थी और वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ये ग्रुपिज्म खत्म हो रही थी, कम हो गई थी। और रशिया जब कमजोर हुआ और जब वहां ग्लासनोस्ट की पॉलिसी आई और रशिया में खुलापन आया और रशिया के टके कई टुकड़े हो गए, तो एक तरफ रशिया कमजोर हुआ और चाइना इकोनॉमिकली मजबूत हुआ। जब चाइना इकोनॉमिकली मजबूत हुआ तो वो अमेरिका को, चीन और रूस ने मिलकर अमेरिका को चुनौती देना शुरू कर दिया। तो जब अमेरिका को चुनौती देना शुरू कर दिया और बड़ी मार्केट पर चीन ने खुद और रूस की मदद से और अपने सहयोगियों की मदद से जब चीन मार्केट पर एक के बाद एक कब्जा करने लगा, जैसे नेपाल की मार्केट, श्रीलंका की मार्केट, पाकिस्तान की मार्केट, बर्मा की मार्केट, तो इस तरह की एक के बाद ईरान की मार्केट, अफ्रीका में चीन ने और रूस ने अपना प्रचार किया, टर्की ने किया। तो ये जो मार्केट एक के बाद एक चीन, रूस और उसके अलायंस ने कब्जा करना शुरू किया और अपने बिजनेस का विस्तार शुरू किया, तो अमेरिका और अलायंस जो यूरोप है, इसमें काफी हलचल मच गई, काफी भगदड़ मच गई। और यह नतीजा क्या हुआ कि यह पूरी दुनिया दो ग्रुप में फिर से बंटने लगी, दोनों के बीच तलवारें खींचने लगी। और नतीजा क्या हुआ कि चीन उधर ताइवान को घेर रहा है, नॉर्थ कोरिया उधर दक्षिण कोरिया को घेर रहा है, उकसा रहा है जंग के लिए। इधर पूरा मिडिल ईस्ट जंग का अखाड़ा बना हुआ है, वहां बम गिर रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। इजराइल में भी लोग बड़े पैमाने पर मारे जा रहे हैं, बड़ी परेशानी की
स्थिति में वहां भी त्राही त्राही मची हुई है, फिलिस्तीन में भी त्राही त्राही मची हुई है, लेबनान में भी वहां त्राही त्राही मची हुई है। बड़े पैमाने पर वहां लोग वहां छोड़कर पलायन कर रहे हैं। लाखों लाख लोगों ने इजराइल छोड़ दिया, लेबनान छोड़ दिया, गाजा छोड़ दिया। तो ये जो ह्यूमन कैलेमिटी है, ये जो मानव त्रासदी है, ये जो ग्रुपिज्म का नतीजा है, और जिस तरह से ब्रिक्स मजबूती से उभर रहा है और ब्रिक्स में बड़ी तेजी से नए नए मेंबर्स उसके बन रहे हैं, ब्रिक्स के अपने बैंक बन रहे हैं, ब्रिक्स के अपनी करेंसी बन रही है। तो ब्रिक्स अपनी करेंसी लागू कर रहा है, ब्रिक्स अपना बैंक उसने बना लिया है, और यह आ रहा है कि डॉलर की जगह ब्रिक्स की करेंसी लागू हो, युआन लागू हो। यह जो ब्रिक्स के मेंबर हैं वो अपनी करेंसी में कारोबार करें। डी डॉलराइजेशन की एक पॉलिसी दुनिया के अंदर चल रही है कि डॉलर को ज्यादा से ज्यादा मार्केट से बाहर कर दिया जाए। तो यह दोनों तरफ से चल रहा है, ये दोनों तरफ से पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी चल रही है, और ये सारी डिप्लोमेसी का एक ही मकसद है, वो है वर्चस्व। क्या अमेरिका का वर्चस्व बना रहेगा या रूस और चाइना का वर्चस्व बना रहेगा? कौन ओवर पावर करेगा दुनिया की इकोनॉमी को, और दुनिया को कौन लीड करेगा, और अमेरिका को कैसे कमजोर किया जाए, अमेरिका के पावर को कमजोर किया जाए, और एक नए पावर का अभ्युदय किया जाए, एक नया पावर राइज किया जाए जो चाइना, रूस और उसका अलायंस होगा। तो ये जो पॉलिटिक्स चल रही है वर्ल्ड की, ये पॉलिटिक्स को आप धर्म से मत जोड़िए। ये पॉलिटिक्स ऐसा नहीं है कि मुसलमान और यहूदी और ईसाई और नसारा, ये पॉलिटिक्स नहीं है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई तो उसमें ज्यादातर क्रिश्चियंस ही मारे गए, वर्ल्ड वॉर टू हुई उसमें भी ज्यादातर क्रिश्चियंस ही मारे गए, करोड़ों करोड़ों मारे गए, विकलांग हुए, यतीम हुए। हिटलर ने 50-60 लाख यहूदियों को मार दिया, हत्या कर दिया, एसिसिनेट कर दिया, बहुत से लोगों को गैस चैम्बर में जला दिया। तो अब जो ये वर्ल्ड वॉर की तरह मिनी वर्ल्ड वॉर एक तरह हो रही है, तो इसको सिर्फ धर्म के चश्मे से नहीं देखा जा सकता कि ये ग्रेटर इजराइल बनाने की बात चल रही है, तो फिलिस्तीन की 2 स्टेट थ्योरी चल रही है। इन सब के पीछे ग्रेटर इजराइल का फैक्टर, 2 स्टेट थ्योरी का फैक्टर, ये सारे फैक्टर्स भी हैं, मगर इनके साथ साथ एक मार्केट का भी फैक्टर है कि मार्केट मिडिल ईस्ट की कैप्चर कौन करेगा, मिडिल ईस्ट पे किसका वर्चस्व होगा। इजराइल के थ्रू मिडिल ईस्ट को अमेरिका कंट्रोल करेगा, या ईरान के थ्रू और ईरान के अलाइज के थ्रू मिडिल ईस्ट को कंट्रोल किया जाएगा। इस बारीक बात को समझने की कोशिश करिए कि जिस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान के थ्रू एशिया के कई मुल्कों को और इस्लामिक वर्ल्ड के कई मुल्कों को कंट्रोल करने की कोशिश किया, और पाकिस्तान उसका सहयोगी बना रहा। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका ने मुस्लिम वर्ल्ड्स को, कहीं ना कहीं मुस्लिम कंट्रीज को अपने पाले में रखा, अपना हित, अपने इंटरेस्ट को उसने पूरा किया पाकिस्तान के जरिए। चाहे पाकिस्तान को उकसाकर, पाकिस्तान को मदद करके, या किसी भी तरह हथियार देकर, ठीक उसी तरह इजराइल के जरिए अमेरिका ये चाहता है कि पूरा मिडिल ईस्ट को वो कंट्रोल करे थ्रू इजराइल। उसका फियर दिखाकर, उसका डर दिखाकर, उसका भय दिखाकर
कि अगर मिडिल ईस्ट के लोग सऊदी अरबिया, मिस्र, जॉर्डन अगर अमेरिका के साथ नहीं रहेंगे तो इजराइल उनको तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। इसकी काट ईरान, चाइना, रूस ने यह निकाला है कि जो इजराइल का फियर है, जो इजराइल का डर है, यह मिडिल ईस्ट के दिमाग से निकाला जाए। यह जो इजराइल का डर है, इजराइल का जो भय है, यह जो मिडिल ईस्ट के सर पर यह जो तलवार टिकी हुई है, घूम रही है, द स्वॉर्ड ऑफ डोमोक्लिस इज हैंगिंग ओवर द हेड ऑफ द मिडिल ईस्ट। इस तलवार को हटाया जाए। इसकी काट यह है कि ईरान और ईरान के सपोर्टर्स जो प्रॉक्सी हैं, जो हमास है, हुती हैं, इराक के रेजिस्टेंस ग्रुप हैं, लेबनान में हिजबुल्लाह हैं, इनके जरिए इजराइल के साथ एक जंग करा दिया जाए, एक लड़ाई करा दिया जाए और इजराइल को कमजोर करा दिया जाए। और जब इजराइल कमजोर हो जाएगा और मिडिल ईस्ट में ये ताकतें दिखाएंगी कि देखो हम इजराइल जैसे पावरफुल कंट्री से टकरा रहे हैं, हम रोज 200-300 मिसाइल मार रहे हैं, हमारी मिसाइलें तेल अवीव तक जा रही हैं, तो ये जो फियर साइकोसिस जो मिडिल ईस्ट के अंदर है, जब ये हटेगा तो चाइना और रशिया का ब्लॉक मजबूत होगा। तो मिडिल ईस्ट के बहुत से कंट्रीज जो प्रो अमेरिका हैं, चाहे वो अपने मर्जी से हैं, चाहे वो मजबूरी में हैं, वो उनका झुकाव चाइना, रशिया के तरफ होगा और वो ब्रिक्स के तरफ आएंगे। उनका बिजनेस बढ़ेगा, वो बिजनेस करेंगे चाइना से और रशिया के और उनके सपोर्टर्स के से जो उनके ग्रुप में हैं। तो जो अभी तक हेजिटेट कर रहे थे, वो हेजिटेशन उनका खत्म होगा। तो ये जो वार है, ये वार बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत है, क्योंकि इजराइल यूक्रेन में जेलेंस्की की सरकार को मिलिट्री से और हर तरह से सपोर्ट कर रहा था और रशिया के लिए काफी प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि यूक्रेन के अंदर इजराइल के ट्रेंड कमांडर्स थे और लगातार इजराइल जेलेंस्की के साथ यूक्रेन में बैकडोर से पर्दे के पीछे वो सपोर्ट कर रहा था। यह भी एक कारण है कि रूस ने और चाइना ने, ईरान ने मिलकर इजराइल पर हमला करवा दिया हमास से और इजराइल को उस युद्ध में, मिडिल ईस्ट के उस युद्ध में ढकेल दिया। इजराइल को और हमास से युद्ध करा दिया ताकि इजराइल जो यूक्रेन में यूक्रेन की मदद कर रहा था, उसके सैनिक और उसके सारे वीपन्स और सारे उसके जो लोग हैं ट्रेंड, वो इजराइल आए और वो अपने मुल्क को बचाएं। तो ये उलझी हुई पहेली है जो पूरे दुनिया को एक के बाद एक युद्ध में ढकेल रही है। ये ताइवान फैक्टर, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया का फैक्टर, इंडिया और चाइना का फैक्टर, ये सारे फैक्टर्स क्रिएटेड बाय द सुपर पावर। ये जो हथियार बेचने के जो सौदागर हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बिलियन और ट्रिलियन डॉलर में हथियारों की सप्लाई करते हैं। इसके पीछे वो थिंक टैंक है जो इस दुनिया को तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है और बर्बाद कर रहा है। ये पूरे अर्थ प्लेनेट को बर्बाद कर रहा है। और अगर इसी तरह हिंसा, ईगो, गला काट प्रतियोगिता, इसी तरह मार्केट की होड़ बढ़ी रही और इसी तरह अगर राष्ट्रीयता और नेशनलिज्म उग्र रूप धारण करने लगेगी, तो क्या इस बात की संभावना नहीं है कि कोई डिक्टेटर
फिर से एटम बम का इस्तेमाल कर ले? क्या इस बात की संभावना नहीं है कि कोई डिक्टेटर जिसके मुल्क पर हमला हो वो हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल कर दे? क्या इस बात की संभावना नहीं है? और जब एटम बम और हाइड्रोजन बम एक के बाद एक दूसरे के कंट्री पर चलेगा और गिरेगा, ड्रॉप होगा, क्या उसका नतीजा निकलेगा? सवाल इस बात का है, दुनिया के अंदर यह सवाल है। और मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया के लोग, जो भी जनता है, अवाम है, पब्लिक है, वो इसको सोचे और डिस्करेज करे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज को, डिस्करेज करे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स को जो वायलेंस को एक्साइट करते हैं, जो अल्ट्रा नेशनलिज्म को हवा देते हैं, जो हथियारों की दौड़ बढ़ाते हैं, जो ब्लाइंड मार्केट की बात करते हैं, जो ब्लाइंड प्रॉफिट की बात करते हैं। समय आ गया है कि हमें सोचना होगा और एक कॉस्मोपॉलिटन थॉट्स, कॉस्मोपॉलिटन थिंकिंग, वर्ल्ड लेवल की जो हमें है वो सोचना होगा। और यूनाइटेड नेशन, हम देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस भी पंगु बन गया है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी पंगु बन गई है। सारे इंस्टीट्यूशंस जो दुनिया के हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट है, वो भी पंगु हो गई है। ऐसा लगता है कि इन्हें लकवा मार दिया है। इनके जो ह्यूमन राइट्स के फेस थे, ये जो मानवता और इंसानियत की बात करते थे, इनके भी चेहरे से नकाब उतर गया है। सारी दुनिया देख रही है इनके असली चेहरे को। इसलिए वक्त आ गया है कि दुनिया में लोग एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को शक्ल में लाएं, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाएं, कॉन्स्टिट्यूट करें जो पावरफुल हो, जो लोगों को जस्टिस दिला सके। क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद बने, ये आते आते अब जो है दम तोड़ दिया है, इनमें कोई दम नहीं बची है। ये सिर्फ खोखले नारे हैं इनके, और सिर्फ ये इवेंट मैनेजमेंट करने वाली संस्था बन गई है जो सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करती है। ये प्रेस रिलीज देती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, मगर ये पावरलेस है, टीथलेस है, इमोशनलेस है। दुनिया की पब्लिक देख रही है इस बात को, तो बड़ी गंभीर समस्या है। जो भी इंटेलेक्चुअल्स क्लास हैं, जो वर्ल्ड के जो सोचने वाले हैं, जो मुफक्किर हैं, वो आगे आए और आगे आकर ये जो बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम आ गया है, गंभीर संकट आ गया है, ये किसी एक देश पर नहीं आया है, ये पूरी दुनिया पर आ गया है। ये कुछ लोगों पर नहीं आया है, बल्कि दुनिया के हर मुल्क के लोगों पर आ गया है। और ये आग जो फैल रही है, ये आने वाले दिन में सारी दुनिया के लोगों को अपने लपेटे में ले लेगी। तो इसके पहले कि ये दुनिया जले, दुनिया के लोग जग जाएं। थैंक यू वेरी मच।